Hello guys, welcome to Pratibimb Academy. This is Nidhi. I am your new current affair teacher. So, as you all know, from today we start our journey for the daily current affair course. कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कोर्स की थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स की टाइमिंग की। तो इसका टाइम होगा डेली इवनिंग में 5 PM। अब बात आती है कि इस करंट अफेयर में हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कवर कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद हम कुछ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। अब इसमें हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि हमारा जब भी एक लेक्चर कंप्लीट होगा तो दूसरे जब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अपने दूसरे लेक्चर में पहले लेक्चर में जो भी डिस्कशन किया गया है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपकी डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सारे करंट अफेयर के वीडियो मॉर्निंग में आते हैं तो आपका इवनिंग में क्यों? तो इस लेक्चर को जो इवनिंग में रखने का सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये जो लेक्चर है आपका टी टाइम पे हो रहा है, मतलब इस टाइम आप अपना टी एंजॉय करते हैं तो आप उस टी का टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकें अपने करंट अफेयर के लेक्चर के साथ। तो इसलिए हमने ये लेक्चर 5 PM पे रखा है। ठीक है, और जो हमने रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करने को कहा है तो वो फॉलो होगी। अगर आप इसे प्रीमियर के टाइम पे ही अटेंड करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि हमेशा आप इस लेक्चर को 5 PM पर ही देखें। बाकी आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जब भी आपको देखना हो, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर लेक्चर तो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 5 PM पर देख लें तो इंटरेक्शन बना रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना करेंट अफेयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वेयर इज द 100 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स ऑफ द जायंट डायनासोर हैव बीन फाउंड। मतलब कि जो 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक फॉसिल मिला। फॉसिल क्या होता है, जब भी कोई लिविंग थिंग की डेथ हो जाती है तो उसके जो रिमेन्स बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जायंट डायनासोर क्या होता है, बहुत ही विशाल डायनासोर। तो एक डायनासोर है जिसकी जो नेक होती है, मतलब जो गर्दन होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है। तो वो लंबी गर्दन वाला एक डायनासोर था, उसके फॉसिल्स मिले, मतलब उसकी डेथ के बाद जो उसके अवशेष बच गए थे वो अभी मिले हैं। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि आखिर ये अवशेष, ये रिमेन्स जो मिले हैं, फॉसिल मिला है, वो किसका है और कहाँ से मिला है। तो ये जो आपको मिला है वो मिला है मेघालय से, मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और ये किसका है, तो ये सौरोपॉड नामक एक डायनासोर का है। ठीक है, आपको देखना है कि ये डायनासोर दिखता कैसा है, तो ये है डायनासोर। और ये जो फॉसिल्स होता है वो इस रूप में हमको मिलता है। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम, जैसे कि ये मेघालय में मिला है तो हम बात करेंगे थोड़ा सी मेघालय की। मेघालय जो है इट इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे 7 स्टेट हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हीं में से एक है मेघालय। मेघालय was formed by carving out 2 districts from the state of Assam। जो मेघालय है उसे असम से 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था और मेघालय को फॉर्म किया गया था। जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे मेघालय के, सॉरी असम के, वो कौन कौन से थे? तो वो थे यूनाइटी खासी एंड जैंटिया हिल्स और दूसरा था द गारो हिल्स। अब आप देख लीजिए मेघालय का मैप। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है मेघालय का मैप। इस मैप में आप मेघालय के करंट के सारे डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, वेस्ट खासी हिल्स, रायपुर, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट जैंटिया हिल्स और ईस्ट हिल्स, ये इतना, ये देखिए मैं एक पेन यूज कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैंटिया हिल्स, वेस्ट जैंटिया हिल्स एंड रायपुर। ये जो पार्ट है, ये पार्ट किससे बना है? तो ये जो हमने असम से लिया था, यूनाइटेड खासी एंड जैंटिया हिल्स, तो ये है वो डिस्ट्रिक्ट असम का जिससे अभी करंट में 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय बनाए गए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो था वो क्या था? द गारो हिल्स। तो उस गारो हिल्स से आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा पेन यूज करती हूँ मैं, ये देखिए, ये जो है यहाँ से नॉर्थ गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स एंड ईस्ट गारो हिल्स। तो ये जो पार्ट है ये हमारा सेकेंड डिस्ट्रिक्ट था असम का। तो ये है हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। अब बात करते हैं हम कि आखिर इसमें अभी टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कितने? 11 डिस्ट्रिक्ट। तो हम बात करते हैं कि आखिर मेघालय डिस्ट्रिक्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 21 जनवरी 1972 में। अगर बात करें हम इसके अभी करंट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो करंट में है इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट से बाद में बनाया गया, पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। अब बात करते हैं हम इसके पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इसके सीएम कौन है। तो मेघालय के सीएम है कॉनरेड संगमा। अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? मतलब जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को एवरी ईयर मनाया जाता है। और इस बार जो 2021 में मनाया गया उसकी थीम क्या थी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है कि पहली चीज तो लोगों को हमें प्रेस की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना है। दूसरा ये है कि ये हमारे आर्टिकल 19 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में जो एक्सप्रेशन की फ्रीडम की बात कही गई है ये उसे सिक्योर करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डिज़ाइन किया है कि सबसे ऊपर डेट ये है कि प्रेस फ्रीडम डे मनाया क्यों जाता है। ठीक है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिज्म इंडिपेंडेंस डे।
क्या हुआ था कि 1991 में यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन, उन दोनों का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने साथ मिलके ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल जर्नलिज्म इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी उन दोनों के बीच में इस तरह के कई सेशन हुए, और जब उनका 26th सेशन हुआ तो उसमें ये बात मानी गई कि हम इस दिन को 3 मई को सेलिब्रेट करेंगे। और जो इनका 26th सेशन था वो 1993 में मतलब कंप्लीट हुआ। तो उसी सेशन से मतलब सिंस 1993 से हम ये इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे मना रहे हैं। अब जो 1993 से हम इसे मना रहे हैं, अब बात आती है कि इस दिन में हम करते क्या हैं। तो एक थे गिलेर्मो कानो, ये एक वो थे, क्या बोलते हैं उन्हें, जर्नलिस्ट। तो इनके नाम पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। इसे हर साल यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, कब, 3 मई को, एट द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिज्म इंडिपेंडेंस डे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है जर्नलिज्म से, ठीक है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड पे मनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। द थर्ड क्वेश्चन इज, in which country 40 tons of fishes has been dead due to pollution। मतलब वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे अभी रिसेंटली 40 टन्स ऑफ फिशेस का रिकॉर्ड बनाया गया है कि वो पॉल्यूशन के कारण उनकी डेथ हो गई है। तो दैट कंट्री नेम इज लेबनान, ड्यू टू पॉल्यूशन इन द लिटानी रिवर ऑफ लेबनान। तो जैसा कि ये बताया गया है कि 40 टन्स ऑफ फिशेस की जो डेथ हुई है, उसका मेन रीजन क्या था कि लेबनान की एक रिवर है लिटानी रिवर। ये लिटानी रिवर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है जिसकी वजह से 40 टन्स ऑफ फिशेस की डेथ हो गई है। अब हम जानते हैं थोड़ी सी बातें लेबनान के बारे में। तो लेबनान जो है उसकी कैपिटल क्या है, बैरूत है। और उसकी जो और बैरूत ही वहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। हम थोड़ा सा मैप देखेंगे लेबनान का। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ लेबनान। ये आप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दिस वन इज अफ्रीका, एंड हियर you can see Lebanon, and the capital of Lebanon is Beirut, and it is also a largest city of Lebanon। अब आप देखिए, ये है आपकी लिटानी रिवर। आप देख रहे होंगे कि ये रिवर कितनी क्लीन दिख रही है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये पॉल्यूटेड है, तो ये रिवर है उस एरिया के जो जंगलों के बीच आता है, और ये मेनली क्लीन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, ये भी लिटानी रिवर का ही पार्ट है, जो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि इसकी वजह से 40 टन्स ऑफ फिशेस की डेथ हो गई है। सो this pollution is very dangerous for fishes, and also it is very dangerous for the human being too। Okay, now we move for our fourth question। So which day is celebrated as a international firefighter day all over the world। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन हमारे देश में इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमेशा 4 मई को। आखिर ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये फायर फाइटर होते क्या हैं। तो जब भी जैसे ये आप देख रहे हैं हमारी इमेज में, जैसे आपके घर में आग लग जाती है तो आप किसे बुलाते हो, फायर ब्रिगेड को। तो यही होते हैं फायर फाइटर। जब भी हमारे घर में आग लगती है या फिर कहीं भी आग लगती है तो ये फायर फाइटर ही होते हैं जो आग बुझाने आते हैं। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। ये जो डे मनाया जा रहा है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये लगभग 1998 की बात है, जब 2 दिसंबर 1998 से ये डे मनाया जा रहा है। हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक बार आग लग गई थी। तब
5 जो फायर फाइटर थे उस आग को बुझाने में लग गए थे। और लेकिन जो जंगल की आग तो आपको पता है किस तरह होती है, देखिए इस तरह होती है कुछ जंगल की आग, जो फैलना शुरू होती है तो बस फैलती जाती है, फैलती जाती है। तो आग बहुत तेज होने के कारण जो फायर फाइटर थे वो वहीं जलकर मर गए थे। इन्हीं की याद में 2 दिसंबर 1998 से पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाने लगा। अब बात आती है, जब 2 दिसंबर 1998 से मनाया जा रहा था तो हम इसे 4 मई को क्यों सेलिब्रेट करने लगे। तो हुआ ये था कि एक संत थे, संत फ्लोरियन। ये जो थे ये भी एक फायर फाइटर थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार इनके गांव में आग लग गई थी और उन्होंने महज एक बाल्टी पानी से पूरे गांव की आग बुझा दी थी। इस और 4 मई को इनकी डेथ हुई थी। इसी के बाद से हर साल 4 मई को फायर फाइटर डे मनाया जाने लगा था। ठीक है, आई होप आप लोग को इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो 2 दिसंबर 1998 से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद सेंट फ्लोरिन की डेथ हुई 4 मई को, जो कि एक वही फायर फाइटर ही थे, जिनकी डेथ के बाद से ये डे 4 मई को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी हैज बीन स्ट्राइक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस राज्य की मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया है। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी थी उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा था। ये रिजर्वेशन जो था वो कितने परसेंट का दिया जा रहा था, 16% का रिजर्वेशन दिया जा रहा था ओबीसी के रिजर्वेशन के तहत। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंदिरा साहनी केस था, उसमें 9 बेंच जजेस की जो मीटिंग थी, ये इस तरह से 9 बेंच जजेस होते हैं, इनकी एक मीटिंग उस टाइम रखी गई थी। उसमें ये बताया गया था कि किसी भी स्टेट को 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन रखना नहीं है। लेकिन एट द प्रेजेंट अभी महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन है वो 75% है, जो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, और ये जो मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो कोई भी बेसिस पे सही नहीं था, इसलिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली वेयर इज द कोविड इन्फेक्टेड एशियाटिक लायन वर फाउंड। मतलब कोविड से इन्फेक्टेड जो एशियाटिक लायन है वो कहाँ पे पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, इसमें जो टोटल इन्फेक्टेड नंबर ऑफ एशियाटिक लायन पाए गए हैं वो 8 पाए गए हैं। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा कि जो कोविड है वो उसका वायरस जो है वो किन में पाया जा रहा है, इंसानों में पाया जा रहा है। लेकिन ये जो है फर्स्ट मैन टू एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोरोना वायरस देखा गया है। ठीक है, और कहाँ देखा गया है, तो ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में देखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है नेहरू जूलॉजिकल पार्क की, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और ये है वो बच्चे, वो एशियाटिक लायंस जिनको, जो कि कोविड इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, देखिए आप ये कितने क्यूट दिख रहे हैं, अब इन्हें भी कोविड हो गया है। तो आप सोच सकते हैं ना कि ये कोविड कितना डेंजरस है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैट वन इज विच कंट्री मेड द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। जैसा कि आप सभी ने देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो कोविड है वो अब जानवरों में भी फैल रहा है, और जो कि हैदराबाद जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाटिक शेरों के बीच फैल चुका है। तो ये अब डेंजरस इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अगर ये एनिमल्स में फैल जाएगा तो मतलब इसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारी टेक्निक्स इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हम सारे जानवर, अभी आप समझ रहे हो कि अभी इंसानों का तो चेकअप हो नहीं पा रहा है, अगर एनिमल्स को हो गया तो उनका चेकअप कैसे हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। अब इसी टाइम पे एक कंट्री है जिसने कि
एनिमल्स के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन बना ली है। तो उस हम कंट्री का नाम जानते हैं, उस कंट्री का नाम है रशिया। रसिया जो है उसने वर्ल्ड का पहला बैच जो है 70,000 डोजेस का कोविड-19 वैक्सीन का जारी मतलब बना लिया है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और जैसे ही रसिया ने ये बात बताई कि मतलब हमने वैक्सीन बना लिए किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो जैसे बोलते हैं ना, मंदिर खुले नहीं कि भिखारी आ गए। बस उसी तरह, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब जैसे शॉप खुल गई है तो बहुत सारे लोग परचेस करने के लिए आ गए हैं। तो वो कौन से देश हैं जिन्होंने पहले से ही रशिया को ऑर्डर दे दिया है कि वो इनसे वैक्सीन परचेस करेंगे? तो उन देशों में नाम आता है जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, लेबनान, ईरान एंड अर्जेंटीना। ये देश हैं जिन्होंने पहले से ही ये बोल दिया है रशिया को कि आपकी वैक्सीन जिस दिन जारी होगी हम उस दिन आपसे ये परचेस कर लेंगे। ये है वैक्सीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम बात करेंगे कि who has been appointed as the new deputy chairman of Reserve Bank of India। मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके न्यू डेप्टी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टी रवि शंकर को। ठीक है, जब डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है तो हम इसके गवर्नर भी जान लेते हैं। तो जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांता दास। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ये हुआ हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम स्टैटिक जीके, जो कि करंट से ही रिलेटेड होगा लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी का जो मेन फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी बैट स्पीसीज आर देयर इन इंडिया। मतलब इंडिया में टोटल कितने बैट के स्पीसीज पाए गए हैं, मतलब चमगादड़ की स्पीसीज पाए गए हैं? तो द आंसर इज 130। टोटल 130 बैट स्पीसीज आर देयर इन इंडिया। सो अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल कितनी है, 130 बैट स्पीसीज है और उनमें से जो 66 हैं वो अकेले मेघालय में पाई जाती है। अब आप याद करो कि हमने मेघालय का नाम कहाँ पढ़ा था? कमेंट बॉक्स पे टाइप करके जरूर बताएं। ये आप देख रहे हैं, ये है बैट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन इज इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 23 अप्रैल को। इसके बारे में हम जानते हैं। इंग्लिश डे जो लैंग्वेज डे जो होता है वो 23 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेशन डे भी मनाया जाता है। अब हम बात करें कि ये डे मतलब किस दिन मनाया जाता है, तो जो विलियम शेक्सपियर थे और उन्हीं की डेथ, मतलब कौन सी दिन था कि मतलब जिस दिन इनका बर्थ डेट भी 23 अप्रैल है और इनकी डेथ डे भी 23 अप्रैल है। और इसी डेट को ही इंग्लिश, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही मतलब जाने माने इंसान है, इसलिए इन्हीं की मेमोरी, इन्हीं को मेमोराइज करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज डे को 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, ये है इंग्लिश लैंग्वेज डे का लोगो। अब हम बात करते हैं व्हेन इज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड। तो दिस वन अगेन द सेम डेट 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को आपको याद रखना है कि उस दिन इंग्लिश डे भी मनाया जाता है और आप देख सकते हैं इंग्लिश डे भी मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस डे भी मनाया जा रहा है। ठीक है, और उसी दिन हम वर्ल्ड बुक डे भी मनाते हैं एंड कॉपीराइट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है,
वर्ल्ड, अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम पढ़ते हैं. वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd April every year. It is also known as World Book Day. Okay. The World Book capital of 2021 is Tbilisi, Georgia. It is celebrated by UNESCO. मतलब अगर ये पूछता है आपसे कि ये जो वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को. ठीक है, इसके बारे में इतनी जानकारी. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बुक की. ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्ल्ड बुक डे है, कॉपीराइट डे है, इंग्लिश डे है, ये तीनों एक ही डे पे सेलिब्रेट होते हैं. अब बात करते हैं व्हाट इज मॉक्सी. MOXIE. तो मॉक्सी का जो फुल फॉर्म है वो है मास ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट. जो ये आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ये है मॉक्सी. ये जो मॉक्सी है इसका फुल फॉर्म मैंने जैसे बताया, मास ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट. ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि नासा के द्वारा बनाया गया है. ये एक प्रिजर्वेंस रोवर है. रोवर यानी रोबोट. ठीक है. that starts to produce oxygen from the thin carbon dioxide dominated atmosphere of Mars. ये रोवर नासा ने क्यों बनाया है? ये रोवर क्या करेगा कि ये जाएगा कहाँ? मार्स के एटमॉस्फेयर में जाएगा. और आपको पता होगा कि मार्स में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसकी थिन लेयर है. तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड की थिन लेयर से ये क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. ठीक है. इसमें से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो वो 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितनी होगी? जैसे कि अगर कोई लिविंग बीइंग है, उसको सांस लेने के लिए 10 मिनट में जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ऑक्सीजन ये एक मतलब ऐसे 5 ग्राम तक प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो ये मास में ऑक्सीजन को प्रिजर्व करने के लिए, ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए बनाया गया है. तो आपको ओवरऑल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है. दैट वन इज मास ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट. ये क्या है? एक रोवर है जो कि नासा के द्वारा बनाया गया. और क्यों बनाया गया? ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए. कहाँ पे? मार्स पे. ठीक है. Now next question is, who is the first Indian American Associate Attorney General of the United States? United States में इंडियन अमेरिकन एसोसिएट जो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट, वो कौन है? तो वो है वनिता गुप्ता. आप उनकी फोटो देखना चाहेंगे तो ये है हमारी मिस वनिता गुप्ता. ऑन 21 अप्रैल 2021, मतलब ये अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, कि द यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट कन्फर्म वनिता गुप्ता टू सर्व एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. शी इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू ऑक्यूपाई द थर्ड हाईएस्ट पोजीशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. ठीक है. थैंक यू. Please like, share and subscribe. If you guys have any problem or